जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के लिए सेलेक्ट किए हैं। एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ए बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, यानी कि एक बैंक जो है वो आपको जो रेट ऑफर कर रहा है दैट इज 5% कंपाउंड सेमी एनुअली, राइट। अच्छा जी, एक कस्टमर डिपॉजिट रुपीज 1600 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ ए ईयर। एक साल के 1 जनवरी को भी उसने 1600 जमा कराए हैं और 1 जुलाई को भी 1600 जमा कराए हैं। द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट इज एट द एंड ऑफ द ईयर। उसने एक साल के एंड पे कितना इंटरेस्ट गेन किया है? उसने कहा कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के इख्तिताम पे, यानी जब एक साल गुजर जाता है, द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट इज, वो आपने कैलकुलेट करनी। टाइमलाइन बनाते हैं जी। देखिए, एक साल की टाइमलाइन बनेगी। 1 जनवरी को उसने कितने पैसे दिए हैं? 1600 रुपए। और फिर उसके बाद 1 जुलाई को भी उसने कितने पैसे दिए हैं? 1600 रुपए। और वो पूछा है कि इस डेट के ऊपर बताएं टोटल इंटरेस्ट कितना बना होगा। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में इस तरह के सवाल कर चुके हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल पेमेंट्स होती हैं, दो पेमेंट्स होती हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर पेमेंट के अंदर से इंटरेस्ट की या सम फ्यूचर वैल्यू की अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद उनको ऐड कर देते हैं। तो अगर हम लोग पहली इन्वेस्टमेंट की, पहले डिपॉजिट की बात करें तो उसके ऊपर कितनी देर का इंटरेस्ट लगेगा जी? बिल्कुल 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। और जो दूसरे 1600 रुपए हैं, इसके ऊपर कितनी देर का इंटरेस्ट लगेगा जी? बिल्कुल 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। और मंथ में हम टाइम को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमेशा उसको ईयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट है दैट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकंड डिपॉजिट, ये हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो वो कितने पैसे हैं जी? आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r पावर टी माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो पहले इंटरेस्ट के केस में, पहले डिपॉजिट के केस में जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज 1600 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट? रेट इज 0.05। और आपको पता है कि रेट क्योंकि कंपाउंड सेमी एनुअल है तो यहाँ से एन भी निकलेगा। एन कितना निकलेगा जी? 2। तो 0.05/2। टाइम कितना है इस केस में? पहले इंटरेस्ट के केस में 1 ईयर, तो 1 × 2 -1। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जब मैं इसको 1600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट आएगा पहले लोन का। अगर मैं दूसरे लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो वो कितना बनेगा जी? 1600 इंटू 1 + 0.05 डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ टाइम का फर्क आएगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है वो है 0.5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2। आपको पता है कि यहाँ पे जो टाइम हमने लिखना होता है वो हमेशा ईयर्स में लिखना होता है। तो अगर एक चीज़ 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब है कि वो 0.5 ईयर्स के लिए आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे हमने जब ईयर्स में टाइम लिखा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा रिक्वायर्ड, जो कि हमने कैलकुलेट करना। अब सिंपल अमाउंट साइन की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जरा कैलकुलेट करके देखें कि आपका क्या आंसर आता है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दीज 2 लोन्स, तो आपका कंबाइंड इंटरेस्ट निकलेगा 121। अगला सवाल देखते हैं जी। ए कल्चर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी 2 आवर्स, यानी कि आपके पास कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है और वो डबल हो जाते हैं एवरी 2 आवर्स, यानी कि हर 2 घंटों के बाद उनमें जो इंक्रीज है वो डबल हो जाता है। अच्छा, डबल होने का क्या मतलब है? यानी कि फर्ज करेंगे अगर आपके पास एक अमाउंट एक्स है और तो वो 2 घंटों के बाद 2x हो जाती है, यानी कि इसमें कितना इंक्रीज आता है? इसमें 1x का इंक्रीज आ जाता है, यानी कि जितनी वो अमाउंट खुद थी उसमें उतना ही इंक्रीज आ गया। तो इसे हम कहते हैं कि ये अमाउंट डबल हो गई। तो अगर सेम जितनी अमाउंट होती है उतना इंक्रीज आ जाए तो दिस इज कॉल्ड 100% इंक्रीज, राइट। 100% इंक्रीज का मतलब है कि इसमें जो रेट है दैट इज 100%। 100% रेट नॉर्मली हम देखते नहीं हैं। हमें जो जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इस केस में हमारे पास जो रेट होता है वो 5%, 10%, 20%, 25% तक जाता है। लेकिन 100% इंटरेस्ट, 100% रेट भी हो सकता है, यानी कि आपके पास जो अमाउंट है अगर वो एक खास टाइम पीरियड के बाद डबल हो रही है तो रेट विल बी 100%। लेकिन क्या ये रेट जो है ये पर एनम होगा? नहीं, ये रेट है 100% पर 2 आवर्स। हर 2 घंटों के बाद टाइम जो है वो डबल हो जाता है। अच्छा, जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है, राइट। अच्छा, जब हम टाइम लेंगे, पहले हमने बात की थी कि अगर रेट हमारा पर एनम होगा तो हम लोग टाइम जो है वो भी ईयर्स में लेंगे। इस केस में हमारा जो रेट है वो 2 आवर्स, यानी कि आवरली है, 2 आवरली है, तो हमारे पास जो टाइम होगा वो भी इन 2 आवर्स ही लेंगे, इन 2 आवर पीरियड्स, इन 2 आवर पीरियड्स, राइट। तो उसने मुझे कहा है कि जनाब आपके पास शुरू में जो है वो 500 बैक्टीरियाज हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू पी एंड एट द बिगनिंग हाउ मेनी बैक्टीरियाज विल देयर बी आफ्टर 24 आवर्स। तो आपने सम कैलकुलेट करना। आपने यही सवाल चैप्टर नंबर 4 में भी देखा होगा, हमने सॉल्व किया था, लेकिन हमने उस वक्त इसको सॉल्व किया था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फॉर्मूला से। अब इसी सवाल को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन से फार्मूला से सॉल्व करते हैं। आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r पावर टी, राइट। अच्छा जी, अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे n भी होता है। तो n क्या होता है जी? n ये होता है कि एक टाइम पीरियड के दौरान कितनी दफ़ा कंपाउंडिंग होती है। तो एक 2 आवर के टाइम पीरियड में कितनी दफ़ा कंपाउंडिंग होती है? 1 टाइम ही कंपाउंडिंग होती है, राइट। तो इस केस में हमने s कैलकुलेट करना है। p इज 500 विच इज अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ टाइम, 1 प्लस व्हाट इज द रेट? रेट अभी हमने निकाला है 100%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100%। और व्हाट इज द टाइम? अच्छा, टाइम अब हमने, क्योंकि रेट हमारा 2 आवर टाइम पीरियड्स के अंदर है, तो टाइम भी हमने 2 आवर्स के टाइम पीरियड में ही लेना है। तो इसका मतलब ये है कि 24 डिवाइडेड बाय 2 आवर टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 12 पीरियड्स, राइट। तो टाइम में हम लोग क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो इस तरह से जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी वैल्यू आफ्टर 1 + 1 पावर 12, तो ये हमारे पास हो जाएगी 500 2 पावर। तो टाइम में हम लोग क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो इस तरह से जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी
वैल्यू आफ्टर 1 + 1 पावर 12, तो ये हमारे पास हो जाएगी 500 2 पावर 12, 2048,000 बैक्टीरियाज। तो हमने बात की है कि अगर इसी स्पीड से इंक्रीज होता चला जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2048 बैक्टीरियाज। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपने गौर से देखनी है। अगर तो वो कहता है कि डबल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितनी अमाउंट होती है पहले उसमें उतनी ही अमाउंट मजीद ऐड हो जाती है। अगर 100 थे तो वो 200 हो जाएंगे, अगर 400 थे तो वो 800 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो इसमें 100% इंक्रीज आ रहा है, यानी कि जितनी वैल्यू होती है उसमें उतना ही मजीद इंक्रीज आ जाता है। राइट, सही है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये थी, हमने ये एक और बात यहाँ पे पढ़ी है कि अगर आपका रेट परसेंटेज में पर एनम में होता है तो टाइम भी फिर ईयरली होना चाहिए, लेकिन अगर आपका रेट पर 2 आवर्स है तो फिर टाइम भी आपका 2 आवर्स के टाइम पीरियड में होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपका रेट क्वार्टरली होगा तो आपका जो टाइम पीरियड है वो भी क्वार्टरली होना चाहिए। राइट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट इज अननोन ऑन हाफ ईयरली रीसेट्स। हाफ ईयरली रीसेट्स का वर्ड भी कभी कभी यूज करता है। हाफ ईयरली रीसेट्स का मतलब यह है कि हाफ ईयर कंपाउंडिंग। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली तो वो कंपाउंडिंग का वर्ड यूज करता है, लेकिन रीसेट का वर्ड भी यूज कर सकता है, जिसका मतलब यही है कि ये कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है। अच्छा जी, 10,000 रुपीज है आपके पास। द रेट फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर बीइंग 6% एंड द रेट फॉर द थर्ड ईयर इज 9% पर एनम। यानी कि उसने मुझे कहा है कि आपने बताना है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के ऊपर। अगर आपने 10,000 रुपये दिए हैं फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर द थर्ड ईयर आपको 9% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी देखें जो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है उसमें आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे पार्ट में आपको 9% इंटरेस्ट मिल रहा है। और इसके अलावा उसने मुझे कहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट टाइम पीरियड आपने जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं 10,000। राइट, अब इस केस में जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो एन कितना होगा जी, एन होगा 2। आपने रेट भी आपको दिया हुआ जी 6% और 9%, तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि आपको टोटल इन दोनों टाइम पीरियड्स का कितना इंटरेस्ट मिला है। राइट, तो हम लोग कहते हैं कि जी इंटरेस्ट ऑफ टाइम पीरियड नंबर 1 प्लस इंटरेस्ट ऑफ टाइम पीरियड नंबर 2 आपने ये कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑफ टाइम पीरियड नंबर 1 के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि जी इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r पावर टी माइनस, दिस इज द फॉर्मूला। तो हम लोग पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं जिसमें उसने कहा है कि वो जो टाइम पीरियड है वो है 2 सालों का, 2 ईयर्स का, और ये वाला जो तीसरे 9% का जो है वो 1 ईयर का है। राइट, तो हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा 10,000 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स इज 0.06 डिवाइडेड बाई 2, जी बिल्कुल n है हमारे पास, पावर टाइम, टाइम इज 2 ईयर्स उसने बताया है, इंटू n होता है, हमें पता है कि n साथ में मल्टीप्लाई जरूर हो रहा होता है। तो n क्या है इस केस में उसने मुझे बताया कि क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, हाफ ईयरली रीसेट्स हैं, तो n होगा -1। तो दिस विल बी द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइम पीरियड। दूसरे टाइम पीरियड के इंटरेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या दूसरे टाइम पीरियड के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 ही रहेगी? जी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग ये बात करते हैं कि हर साल के बाद जब जो भी इंटरेस्ट आपका बनता है वो प्रिंसिपल का पार्ट बन जाता है और वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि हमारा यहाँ पे दूसरे टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल कितना है। तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले बाकी वैल्यूज पुट इन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास बाकी फार्मूला बिल्कुल सीधा है, 1 + 0.09। इस टाइम पीरियड के लिए 9% इंटरेस्ट रेट है डिवाइडेड बाय 2। ये टाइम पीरियड 1 साल का है तो पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। राइट, ये कैलकुलेशन सारी जब हम करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि 2 साल गुजरने के बाद ये अमाउंट कितनी बन जाती है, यानी कि 10,000 रुपये थे जिसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट लगा और वो प्रिंसिपल में ऐड होकर यहाँ पे आ गया। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर कभी हमें ये पता चल जाए कि पहले 2 सालों का इंटरेस्ट कितना है तो वो हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास पहले टाइम पीरियड की एंड वाली वैल्यू बन जाएगी, जैसे हम एस कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। और अगर उसके फौरन बाद दूसरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो जो पहले टाइम पीरियड का एस है वो उसे अगले टाइम पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। राइट, अगर 2 टाइम पीरियड्स है हमारे पास और वो दोनों टाइम पीरियड्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें कोई डिस्टेंस नहीं है, तो पहले टाइम पीरियड की जो फ्यूचर वैल्यू है वो दूसरे टाइम पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर लें कि 10,000 रुपये के ऊपर 2 साल बाद 6% इंटरेस्ट के बाद आप के साथ कितने पैसे बन जाते हैं, तो वो इसका पी बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक और कैलकुलेशन करते हैं, हम कहते हैं पी एस इज इक्वल टू इंटू 1 + r पावर टी, आर ओवर एन, टी इंटू एन। तो अगर हम लोग पहले टाइम पीरियड का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है जी, 10,000 है। इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले टाइम पीरियड का कितना है, 6%, और 0.06 लिख देते हैं हम इसे, 0.06 डिवाइडेड बाय एन कितना है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो n2 होगा, टाइम है 2 ईयर्स इंटू 2, तो हमारे पास जो सम बनेगा वो बनेगा जी 11255.08। तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 11255.08, और अब आपने इसको सॉल्व करना है सिंपल, आपके पास आंसर आएगा 11255.08 प्लस जब आप ये वाली साइड को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1035.75, और टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा 2290 पॉइंट इज द टोटल इंटरेस्ट ऑफ दीज टू। राइट, आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ।
certain amount become 300,000 after 3 years and 500,000 after 5 years from now. Rate of interest is 12%, compound quarterly. Find the amount P आपने कैलकुलेट करनी है. अच्छा, एक अमाउंट के बारे में उसने बताया है कि वो अमाउंट जो है वो 3 साल के बाद 3 लाख रुपए बन जाती है और 5 साल के बाद 5 लाख रुपए बन जाती है. इंटरेस्ट रेट भी उसने बताया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा है. अच्छा, अगर इस सवाल में देखें तो अगर वो हमें ये बात ना भी बताता कि वाली जो मैंने हाईलाइट की है कि कुछ पैसे जो हैं वो 3 लाख रुपए बन जाते हैं 3 साल के बाद, और सिर्फ यही बताता कि ए सर्टेन अमाउंट बिकम्स 500,000 आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, कंपाउंड क्वार्टरली, फाइंड द अमाउंट पी, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे क्योंकि आपको उसने सम भी दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू, टाइम भी दिया हुआ है 5 years, कंपाउंडिंग के बारे में भी बताया हुआ है, टाइम भी, रेट भी दिया हुआ है 12% और कंपाउंड क्वार्टरली के केस में एन भी आपको 4 दिया हुआ है. राइट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और आपसे पूछा है कि मुझे बताएं कि प्रिंसिपल क्या होता है. तो प्रिंसिपल को इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर टी होगा. राइट, ये जो क्वेश्चन है इसमें शायद कोई एक और पार्ट भी होगा जो कि इस क्वेश्चन में इस वक्त नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो बेनिफिशियल नहीं है. राइट, अगला सवाल की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन इज द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than the double. यानी कि उसने मुझे कहा है कि आप वो टाइम पीरियड बताएं, नंबर ऑफ ईयर्स में बताएं और कंप्लीटेड ईयर्स में बताएं इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल. सही है जी. तो हम लोग अगर इस तरह के क्वेश्चंस में पहले भी हम कर चुके हैं कि प्रिंसिपल अननोन हो तो हम कहते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, और पैसे क्योंकि डबल हो रहे हैं तो सम इज इक्वल टू 2x हम लोग इसको कंसीडर करेंगे. सम इज इक्वल टू 2x. अगर हम कहते हैं कि प्रिंसिपल x है और सम डबल हो जाए तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे. अच्छा जी, सबसे पहले तो हम वो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं जिसमें पैसे एग्जैक्टली डबल होंगे और फिर उससे ऊपर वाला एक साल निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास होगा द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स इन विच ए सम ऑफ मनी इज गोइंग टू बी द डबल. राइट, रेट है जी हमारे पास 20% और कंपाउंडिंग के बारे में उसने नहीं बताया तो हम लोग इस केस में कंपाउंडिंग 1 सिंगल कंसीडर करते हैं. फॉर्मूला है जी एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर टी. सम के केस में हमने कहा था कि सम को रखना है 2x, प्रिंसिपल होगा जी x और जो रेट है दैट इज 20% यानी कि 0.2 और टाइम हमने कैलकुलेट करना है. यहाँ से x जो है वो x से कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इक्वल टू 1.2 पावर t. और हमें पता है कि जब अननोन वेरिएबल जो है वो पावर में होता है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लेते हैं दोनों तरफ. log 2 विल बी इक्वल टू log ऑफ 1.2 पावर t. और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक नंबर हो जिसकी एक पावर भी हो तो हम उस पावर को साइड पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम कह सकते हैं दिस इज log t 1.2 और इस तरफ हमारे पास आ रहा है log 2. तो अगर हम t को कैलकुलेट करेंगे तो log 2 डिवाइडेड बाय log 1.2 विल बी द आंसर. अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम हमारे पास निकलेगा log 2 divided by log 1.02. तो हमारे पास आंसर आएगा जी 3.80 years is the time after which the amount will be doubled. राइट, तो हमने ये कैलकुलेट किया कि अमाउंट डबल कब होती है, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आपने कंप्लीटेड ईयर्स में बताना है कि अमाउंट बिकम्स मोर देन डबल. तो जैसे ही हम लोग इस 3.8 को राउंड अप करेंगे, मैं कहता हूँ 4 years is the time at which the amount will be double और ये कंप्लीटेड ईयर्स में आंसर है. राइट, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको आंसर के लिए कोई एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दे कि मुझे आंसर इस फॉर्म में चाहिए, तो आप आंसर उसको उस फॉर्म में दे दें. उसने कंप्लीटेड ईयर्स का पूछा है, आप इसे राउंड अप करके कंप्लीटेड ईयर्स में आंसर बता रहे हो. राइट, तो इस तरह से आपने रिक्वायरमेंट को भी गौर से देख लेना है कि रिक्वायरमेंट में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि थोड़ी नॉर्मल से हटकर है, तो फिर आपने आंसर उस हिसाब से देना है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी. वी नीड टू डिवाइड ए टोटल सम ऑफ रुपीज 3364 बिटवीन राशिद एंड शाहिद. राशिद और शाहिद में आपने 3364 रुपए डिवाइड करने हैं so that the Rashid share at the end of 5 years may equal to Shahid share at the end of 7 year with the compound interest at 5%. इस तरह के बहुत सारे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं और वो सवाल हमने सिंपल इंटरेस्ट में किए थे. ये क्वेश्चन अब कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से सॉल्व होगा क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड यूज किया है 5%. तो रेट है जी 5% और कंपाउंडिंग की बात अगर उसने नहीं किया है तो हम कहेंगे कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी n हमारे पास 1 होगा. तो उसने कहा कि इन दोनों लोगों में कुछ पैसे डिवाइड करने हैं. फर्ज करें कि हम लोग राशिद और शाहिद में पैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो पहली चीज़ उसने हमें बताई है कि ये 3364 रुपए है टोटल. तो मैं ये कह सकता हूँ कि राशिद और शाहिद के शेयर को जब ऐड करेंगे तो 3364 रुपए बनते हैं. सिमिलरली दूसरी बात जो उसने मुझे बताई है, उसने बताई है कि राशिद और शाहिद के जो शेयर्स हैं इन दोनों के अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यूज़ की बात करें, इन पैसों के ऊपर राशिद के जो पैसे हैं उसने कहा है कि 5 साल के बाद और जो शाहिद के पैसे हैं वो 7 साल के बाद 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जब हम इनकी फ्यूचर वैल्यू यानी कि सम कैलकुलेट करते हैं तो वो दोनों का सेम बन जाता है. राइट, तो यानी कि सम ऑफ राशिद एंड सम ऑफ शाहिद विल आल्सो भी इक्वल और राशिद के पैसे 5 साल के लिए और शाहिद के पैसे 7 साल के लिए. तो मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी. अगर मैं राशिद के पैसों का सम कैलकुलेट करूं तो मुझे पता है सम का फॉर्मूला होता है जी P प्लस आर पावर टी. जिस केस में हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो आर और एच से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि राशिद के जो सम वैल्यू बनेगी वो बनेगी प्रिंसिपल ऑफ राशिद विच इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट जो कि हम लोग राशिद पे लगाएंगे 5% 0.05. व्हाट इज द टाइम फॉर राशिद 5 years. ये जितने भी पैसे बनते हैं ये शाहिद के पैसों के इक्वल बन जाते हैं. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि शाहिद के पैसों को हम एक्चुअली एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये 1 प्लस 0.05 पावर कितनी देर के बाद 7 सालों के बाद, इस केस में 7. अब जरा मुझे यहाँ से एक चीज़ गौर से देख के बताएं कि एक अमाउंट है राशिद की और एक अमाउंट है शाहिद की.
राशिद की अमाउंट 5 साल बाद जितनी हो जाती है, शाहिद की अमाउंट को उतना होने के लिए 7 साल का टाइम लगता है। तो राशिद के पैसे ज्यादा होंगे इनिशियली या शाहिद के पैसे ज्यादा होंगे? जी बिल्कुल, राशिद के पैसे इनिशियली ज्यादा होंगे क्योंकि उनको एक खास हद तक पहुंचने के लिए 5 साल लग जाते हैं। वो थोड़े टाइम पीरियड में उतने पैसे बन जाते हैं जितने शाहिद के पैसों को 7 साल लगते हैं, यानी कि 2 साल ज्यादा लगते हैं। खैर, ये तो एक अलग बात थी। हम लोगों ने यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। 1.05 पावर 5 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1.05, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आएगा 1.276। तो 1.276 आर 1.05 पावर 7, तो ये मेरे पास 1.4071 1.407s। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन है ये और दूसरी इक्वेशन है ये। तो हम सिंपली किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ r इज इक्वल टू एस माइनस r इज इक्वल टू 3364 s। तो ये वाली जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मेरे पास आएगा r की जगह पे 1.276, r की जगह पे वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 3364 माइनस s 407s। तो यहाँ से अब आप बहुत इजीली s भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो भी आपका s का आंसर आएगा उस s के आंसर को इस एक इक्वेशन में पुट करके देखें तो आपके पास r का आंसर भी आ जाएगा, और वो दोनों आंसर्स हैं 1764 एंड 1600। तो ये राशिद के पैसे हैं जी और ये शाहिद के पैसे हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹25,000 इन ए सेविंग अकाउंट पेइंग 12% इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली। आफ्टर 3 years he withdraws 20,000 from the account and invest in a certificate of deposit paying 12% interest compound monthly, leaving the remainder in the same account। अच्छा जी, एक बंदे ने क्या किया, उसने 25,000 रुपये एक अकाउंट में इन्वेस्ट किए थे और उस अकाउंट में रेट जो मिल रहा था उसे 12% मिल रहा था और सेमी एनुअल कंपाउंडिंग मिल रही थी। 3 साल गुजरे, उसने जो टोटल पैसे उसके बने थे उसमें से उसने 20,000 निकाले हैं और एक और जगह पे इन्वेस्ट किए हैं जहां से उसे 12% कंपाउंड मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो रिमेनिंग पैसे हैं जो 25,000 तो शुरू में थे वो बढ़ भी गए होंगे, और जब उसमें से 20,000 निकाले तो कुछ रह गए होंगे, वो पैसे वहीं पे उसी अकाउंट में पड़े हुए हैं। हाउ मच हिज टोटल कंपाउंड अमाउंट 2 years आफ्टर द परचेज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके परचेज ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट करने, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को परचेज करने के बाद उसके पास 2 साल के बाद उसके पास कितने पैसे हैं। तो अगर हम लोग टाइमलाइन ड्रॉ करें तो टाइमलाइन बड़ी मजे की बनती है। 0 years पे, यानी कि उसने 25,000 रुपये एट द स्टार्ट ऑफ लोन इन्वेस्ट किए हैं किसी जगह पे। अच्छा, 3 साल गुजरे, उसके पास कुछ पैसे बने होंगे, राइट। उस पैसों में से उसने क्या निकाला, उस पैसों में से उसने माइनस किए 20,000 रुपये। सही है जी, उसने 20,000 रुपये निकाल लिए और इन 20,000 रुपयों के ऊपर उसने उसको किसी और जगह पे इन्वेस्ट, रिमेनिंग जो पैसे उस अकाउंट में रह गए थे वो उसी इंटरेस्ट के ऊपर भी इन्वेस्ट रहे। तो अब आपसे सवाल ये है कि आप बताएं कि इसके पास इस डेट पे, यानी कि 5 सालों के अख्ताम पे, 2 years आफ्टर द परचेज ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट, उसके पास कितने टोटल पैसे हैं, राइट। अच्छा जी, ये हमने कैलकुलेट करना है। उसने टोटल पैसे पूछे, उसने ये नहीं पूछा कि इंटरेस्ट कितना है। तो अगर गौर से देखें तो हम लोग इस कैलकुलेशन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि 25,000 रुपये 3 साल गुजरने के बाद कितने पैसे बन जाते हैं। इस वक्त इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो है 12% इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली। तो आपके पास जो रेट है वो 12% है और एन जो है वो कितना है, 2 है, राइट। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि ये इतने पैसे हो गए हैं, फिर वहां से मैं अगली कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि एक तो 20,000 रुपये उसने निकाले हैं और वो जो 20,000 रुपये हैं उसके ऊपर जो अब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 12%, लेकिन इसकी कंपाउंडिंग मंथली है। इसमें रेट है 12% और इसकी कंपाउंडिंग जो है वो मंथली है। ये टाइम कितना होगा, 2 साल। तो ये 20,000 रुपये तो 2 साल तक इन्वेस्ट रहे हैं उस सेविंग सर्टिफिकेट में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर। जो रिमेनिंग पैसे थे वो भी 2 साल तक आगे इन्वेस्ट रहे हैं, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा होगा, ये तो नहीं उसने बताया हुआ। जी बिल्कुल बताया उसने, क्या कि उसने सेम अकाउंट में रहने दिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी सेम लगेगा, राइट। तो जो रेट है इस केस में 12% होगा और इस केस में जो कंपाउंडिंग है वो उतनी ही होगी जितनी पहले हुआ करती थी, और इस केस में टाइम जो है वो 2 years है। तो हमने एक्चुअली इन 20,000 की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो रिमाइंडर पैसे थे उनकी भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्क सिर्फ ये है कि इन दोनों का जो रेट है वो डिफरेंट है। तो स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, 25,000 आफ्टर 3 years कितने पैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए S = P × 1 + R / T इज द फॉर्मूला। सम आपने कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट इज 25,000। व्हाट इज द रेट, रेट इस केस में है जी 12%, 0.12। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, इस केस में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है 2, टाइम है 3 साल और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो हमें पता चल जाएगा कि ये पैसे 3 साल के बाद 12% एनुअल कंपाउंडिंग के साथ कितने बनते हैं, 35,462.97 है, तो मैं उसको 463 कह लेता हूँ। तो ये जो पैसे हैं ये हमारे पास बन गए हैं 35,463। अब हुआ ये कि 35,463 में से 20,000 जो है वो तो इस रेट पे इन्वेस्ट हो गए हैं और जो रिमेनिंग कितने रह गए जी 15,463 वो इस रेट पे इन्वेस्ट हुए हैं। तो उसने मुझे आपसे पूछा है कि आपके पास पैसे रह कितने गए होंगे, जिसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम इसे कैलकुलेट करके देखें। अच्छा जी, अब दूसरे स्टेप में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं सम कैलकुलेट करूंगा इन 20,000 का। तो उसका फॉर्मूला है जी P यानी कि 20,000 × 1 + व्हाट इज द रेट, इस केस में रेट है जी 12%, तो 0.12। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 इज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। टाइम कितना है, 2 years, और इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास इसका जो फ्यूचर वैल्यू बनेगी दैट इज इक्वल टू 25,394.6, राइट। तो ये हमारे पास है इन 20,000 रुपयों की फ्यूचर वैल्यू।
इसी तरह से ये 15,463 रुपये की भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये है जी 15463 इंटू 1 प्लस रेट अभी भी 12% है, लेकिन ये जो 15,463 रुपये हैं इसके ऊपर जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, वो वही है जो उससे पहले वाले लोन पे लग रही थी, यानी कि 2 टाइम है जी 2 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस केस में ये हमारे पास जो पैसे बनेंगे ये बनेंगे 19521 पॉइंट। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दिस विल बी आवर टोटल अमाउंट 19,521 और 25,394। 1952 प्लस 4449167 कंबाइंड सम, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि उसने मुझे कहा कि जी पहले पैसे कुछ इन्वेस्ट किए थे और फिर उसके बाद हमने उन पैसों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, तो फ्यूचर वैल्यू सम आप कैलकुलेट करें।